सरगोदा के अंदर कौन कौन से गैंगस्टर्स थे, कौन कौन से बदमाश थे और उनकी कत्लो गारत की क्या क्या कहानियाँ थी जो मशहूर हुई। जिसकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा मशहूर थी वो थे राज आफत पनाह भट्टी। उन्हें मैं अपने हिसाब से नंबर 1 रैंक करता हूँ। असलम मडियाना जो है उसकी कहानी क्या है? जानवर बांधे हुए हैं और जानवरों की वजह से वो स्कूल में और वो बदमाशी करते हैं। उनका ये निज़ाम है, वो किसी को बात नहीं करने देते। वो डॉन बने हुए हैं अपने इलाके के। जिसका रिएक्शन ये आया कि असलम मडियाना साहब ने स्कूल टीचर की दोनों टांगें तोड़ दी। इसके बाद अगर दूसरे किसी दुश्मनदार की बात करें, वो आती है शाही ख़ानदान की। इनकी दुश्मनी थी पिंडी भट्टियाँ के भट्टी ख़ानदान से और कहते हैं कि मुबैना तौर पे दोनों जानब से कुछ 60 से ज़्यादा कत्ल हुए हैं और ये जनरेशन दर जनरेशन की दुश्मनी थी। 60 कत्ल। किसी शख्स की आंखें निकाल ली थी और किसी का सर काट दिया था। अब इन पे इल्ज़ाम ये लगता है कि किसी औरत को इन्होंने छेड़ा था, यानी उससे ज़्यादती की कोशिश की गई थी। अच्छा, सरगोदा के अंदर किस किस तरह के क्राइम होते हैं, ज़्यादा जो रिपोर्ट होते हैं? सबसे पहले जो स्कैम निकला था वो निकला था कि आपका इतना इनाम निकला है। उस इनाम के बदले आपको कॉल की जाती थी और सादा लोग जो हैं वो मतलब जब कॉल पे बात करें आपका 50,000 का इनाम निकला है, लेकिन आपको 500 का लोड करवाना पड़ेगा। ये इस मामले का आगाज़ सरगोदा से हुआ। दोस्तों, हाइलाइट्स आपने देखी। आज के पॉडकास्ट में एक बार फिर से मेरे साथ हैं मोहम्मद इम्तियाज़ साहब। उनसे हमने जाना कि सरगोदा शहर में किसकी किससे दुश्मनी है और इस दुश्मनी के नतीजे में कब कब कौन कौन कत्ल हुआ। इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि सरगोदा शहर में बैठे हुए सरगोदा के जो शहरी हैं, और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि सरगोदा में बैठे हुए कैसे कैसे स्कैम करते हैं और कॉल सेंटर स्कैम किस तरह से होता है। ये तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सोच डिजिटल को अभी सब्सक्राइब करें। इम्तियाज़ भी हमने अपनी लास्ट पॉडकास्ट में बात की थी कि सरगोदा का फैसल शफ़क़त भट्टी कौन था, किस तरह का डॉन था, उसकी पूरी कहानी आपने हमारी ऑडियंस को बताई। आज के पॉडकास्ट में अगर हम ये देखें कि सरगोदा के अंदर कौन कौन से गैंगस्टर्स थे, कौन कौन से बदमाश थे और उनकी कत्लो गारत की क्या क्या कहानियाँ थी जो मशहूर हुई। मतलब आप बेसिकली पूछ रहे हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा दुश्मनियाँ थी। किसने सबसे ज़्यादा कत्ल करवाए और अजीबो गरीब कत्लो गारत की कहानियाँ कौन कौन सी हैं। अगर हम दुश्मनी पे सरगोदा में नंबर 1 पे रैंक करते हैं तो सरगोदा भी आप कह सकते हैं, वो जंग भी कह सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि बॉर्डर पे है सरगोदा जंग पे, और सरगोदा में ही कंसिडर होता है वो इलाका। वो है टाली भट्टियाँ, जहाँ के राज आफत पनाह भट्टी थे। और उनकी कहानी जो है वो, अगर आप सरगोदा में कह सकते हैं कि कोई बंदा जिसकी दुश्मनी बहुत ज़्यादा मशहूर थी वो थे राज आफत पनाह भट्टी। उन्हें मैं अपने हिसाब से नंबर 1 रैंक करता हूँ। अब उनकी स्टोरी जो स्टार्ट होती है वो मतलब छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े शुरू में थे जब वो नौजवान थे। जो असल उनकी दुश्मनी स्टार्ट हुई है वो ये है कि जब उनके बड़े भाई राम रातिब पनाह भट्टी जो थे उनको कत्ल किया गया। कौन करता है? अच्छा, ये स्टोरी इस तरह होती है कि जंग में एक शाह ख़ानदान है, चंद शाह के नाम से बंदा है, जिनके साथ इनके मामला जो हैं बिगड़ते हैं किसी भी वजह पे। कोई मतलब जिस तरह की कोई अड़बाजी थी, लगतबाजी थी, आप कह सकते हैं, कोई इस तरह का सीन था। चंद शाह अपने बंदों के साथ जो है वो पहरा देता है उस जगह का जहाँ से राम रातिब ने गुजरना होता है। घात लगा के बैठता है वो। घात लगा के बैठने के बाद चंद शाह जो है वो राम रातिब पे फायरिंग करवाता है और उनको मतलब मार देते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद ये होलनाक दुश्मनी का सिलसिला जो है यहाँ से शुरू होता है। और इसमें पुलिस का कोई एक्शन नहीं होता? इसमें कोई पुलिस का FIR? कोई एक्शन मतलब होता है उस दौर में, आप कह सकते हैं कि ये बात मैं कर रहा हूँ आपको अर्ली 2000 या 90s की बात मैं कर रहा हूँ। मतलब ये वो एरिया बनता है कि जहाँ पे ये इस चीज़ का आगाज़ हुआ। बंदे पकड़े भी गए, ठीक है, कुछ चंद एक बंदे पकड़े भी गए, लेकिन फिर वो बंदे जो है वो छूट भी गए। उनमें से एक कुछ सरकारी मुलाजिम भी था। तो ये 3-4 बंदे थे जो FIR में नॉमिनेटेड थे, जिनमें मरकज़ी किरदार चंद शाह का था। अब जब राज आफत पनाह भट्टी के है भाई, जो बड़े भाई थे राम रातिब, उनका कत्ल होता है तो उसके बाद राज आफत पनाह भट्टी जो है ना वो बदला लेता है। अब वो बदला इस तरह लेता है कि एक बंदा जो है उसको अदालत के अंदर कत्ल किया जाता है, जंग अदालत के अंदर।
जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात की है फैसल शफकत भट्टी के वालिद का एक कातिल जो अदालत के अंदर मारा जाता था, सरगोदा अदालत के अंदर, और दूसरा जो कत्ल हुआ है, जो बंदा दूसरा जो कातिल था वो मारा जाता है क्वेटा कैंट के अंदर। अच्छा, कोयटा जाकर मारते हैं? क्वेटा जाके वो बंदा जो है वो भाई की कत्ल का बदला इस तरह लेते हैं कि क्वेटा कैंट जाते हैं, मतलब उनके बंदे जाते हैं, वो जाते हैं मुबैना तौर पे, मेरे पास मतलब इसलिए मुबैना कर रहा हूँ कि कोई प्रूफ तो नहीं है कि मैंने आंखों से देखा हुआ, कि जो स्टोरी है, जो हमने सुनी है, जो हमारे ज़राए से हमें पता चली है कि दूसरा जो उनका कातिल है वो क्वेटा कैंट के अंदर मारा जाता है। अब एंड पे रह जाता है चंद शाह। चंद शाह पे कोई 3 से 4 बार मुसलसल अटैक होता है, और हर हमले में बच जाते हैं? हर हमले में बचते किस तरह है कि 3 से 4 बार गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। अच्छा। और एक बार उनकी कहते हैं कि पूरा जो पेट पे गोलियां लगने की वजह से जो उनका पूरा स्ट्रक्चर है वो बाहर आ गया था, लेकिन जिसे अल्लाह बचाए। जैसे उसे कौन जके जैसे अल्लाह रखे, वही वाली स्टोरी। और चंद शाह जो हैं वो बच जाते हैं इन 3-4 हमलों के बाद। और फिर तकरीबन ये राज आफत पनाह के वफ़ात से कुछ साल 1.5 साल पहले की बात है, को 8-9-10 साल उनकी वफ़ात को हो गए हैं, या गलबन से थोड़ा सा ज़्यादा। उनकी वफ़ात से कुछ साल 1.5 साल पहले ये फिर दुश्मनी जो है ये ख़त्म होती है और ये सुलह की जाती है चंद शाह की जानिब से। और ये कहा जाता है कि आपने हर बाज माँ के देख लिया, ठीक है, आपने बदला लिया, क्योंकि हमने बेगुनाह आपका भाई मारा था। मुराते भट्टी बेगुनाह मारा गया था, यानी एक लगतबाजी थी, कसूर कोई नहीं था, ना वो कुछ और थे, ना डकेट थे, ना कोई इस तरह का उनका सीन था, ना कोई दुश्मनदार थे। दुश्मनदार थे, सिर्फ ये और ज़मींदार डेरादार आदमी थे। इसके अलावा उनका कोई मतलब घटिया किरदार जिस तरह कह सकते हैं कि वो ना को कब्ज़ा माफिया, इस तरह का कोई सीन नहीं था, जराइम पेशा नहीं। जराइम पेशा नहीं थे, ठीक है। और उन्हें कत्ल कर दिया जाता है, उसका बदला फिर वो लेते हैं। और इस बदले में फिर चंद शाह कहता है कि ठीक है, हमसे गलती हुई, हमने आप हमारे बंदे भी मारे गए हैं, आपने 3 दफ़ा मुझे भी दोनों मार साइड का नुकसान हुआ, ठीक है, आपने 3 दफ़ा मुझे भी मार के देख लिया, तो अब मैं आपके पास आया बैठूँ, या मुझे आप यहीं पे मार दें या मुझे माफ़ कर दें। तो उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और उन्होंने उसे माफ़ कर दिया। और उसके बाद आपस में कोई लड़ाई तो नहीं हुई? उसके बाद इस दुश्मनी की आगे से कोई लड़ाई नहीं हुई। लेकिन फिर सियासत में, डेरादारी में राज आफत पनाह भट्टी जंग और सरगोदा में सबसे नंबर 1 पे थे। और इन्हें पकड़ा गया था पुलिस की जानिब से, सिर्फ एक तो पहले ये शुरू में जेल में रहे हैं कुछ छोटे मोटे मतलब लड़ाई झगड़े की वजह से। उसके बाद जो इनको सबसे बड़ा इन पे पुलिस का रेड हुआ था और सबसे बड़ा जो पुलिस केस इन पे बना था वो बना था DPO डॉक्टर रिजवान आए थे सरगोदा में, जो बाद में DG FIA रहे हैं, ये डायरेक्टर गलबन FIA थे इमरान खान साहब के दौर में, जिन्होंने शहबाज शरीफ के TT स्कैंडल्स पे काम किया था। और फिर उसके बाद उनको हार्ट अटैक में उनकी मौत हो गई थी। वो उस वक्त थे DPO सरगोदा, और उन्हें पंजाब हुकूमत की तरफ से उस वक्त शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये टारगेट दिया गया था कि आपने जितनी भी दुश्मनियाँ हैं, ये जितने भी ये मामलात हैं, सुलह करवाने हैं, ख़त्म ये ख़त्म नहीं ख़त्म करवाने हैं इन बंदों को। अच्छा, ठीक है, आपने ये मामलात ही ख़त्म करने हैं। मतलब उस टाइम के ठीक है, CCD, यानी हाँ उस टाइम की CCD थी। और आपने जिस तरह अगर आराम से हो सकते हैं तो आराम से कर लें, वरना जिस तरह आपका मतलब तरीक़ाकार है, जिस तरह भी आप कर सकते हैं। ये उसी दौर में सरगोदा का दूसरा मशहूर केस हुआ था, पूरे पाकिस्तान में वायरल हुआ था, असलम मिडियाना। ये उसी दौर की बात है जब DPO रिजवान साहब वहाँ पे तैनात थे। असलम मिडियाना जो है उसकी कहानी क्या है? असलम मिडियाना साहब की कहानी ये है कि एक स्कूल टीचर थे। तो स्कूल टीचर ने ये खबर मतलब लगाई थी, एक वीडियो बनाई थी उनके ख़िलाफ़ कि उन्होंने स्कूल के अंदर जानवर बांधे हुए हैं। ठीक है, जानवर बांधे हुए हैं और जानवरों की वजह से वो स्कूल में और वो बदमाशी करते हैं, उनका ये निज़ाम है, वो किसी को बाहर नहीं करने देते, वो डॉन बने हुए हैं अपने इलाके के। ये इल्ज़ाम तो थे। ये उन पे इस वीडियो में इल्ज़ाम लगाया, जिसका रिएक्शन ये आया कि असलम मिडियाना साहब ने स्कूल टीचर की दोनों टांगें तोड़वा दी। अच्छा, ठीक है, और उन पर इतना तशद्दुद हुआ कि अड्डे पे, रोड पे उन पर इतना तशद्दुद उनके दोनों टांगे। और ये फिर मामला जो है मीडिया पे हाईलाइट हुए, पूरे पाकिस्तान में इस पर आवाज़ उठाई गई, जिसकी रिएक्शन में असलम मिडियाना साहब जो हैं वो गिरफ़्तार किए गए DPO रिजवान साहब की जानिब से। उसी दौर में राज आफत पनाह भट्टी साहब भी गिरफ़्तार होते हैं और उनके बेटे राखुरम पनाह भट्टी वो भी गिरफ़्तार होते हैं। अब हमारे पास जो ख़बरें उस दौर में, ज़रा मैं आई वॉज स्टूडेंट था तो मैं छोटी उम्र का, लेकिन अभी फिर जिस तरह बातें चलती हैं और फिर बाद में जब मैं फील्ड में आया तो मामलात सारे मैंने देखे। इनको मुबैना तौर पे पुलिस मुकाबले में मारा भी जाना था राज आफत पनाह भट्टी ने। अच्छा, लेकिन ये बड़े मौजज़ाती तौर पे बचे थे। बचत कैसे हुई? बचत इनकी इस तरह हुई कि हमारे ज़राए ये क्लेम करते हैं जिनसे मैंने ये मतलब पूरी स्टोरी सुनी है,
बकौल उनके कि इनके ऊपर से ऑर्डर आ गए थे कि इनको पुलिस मुकाबले में साइड पे लगा दें। अब इनको मारने के लिए लेके जाया जा रहा है और पुलिस के अंदर से ही एक सब इंस्पेक्टर रैंक के बंदे ने ये बात मीडिया पे लीक कर दी अच्छा, कि पुलिस मुकाबला होने कि लगे। पुलिस मुकाबला होने लगा है और ज़ैफर पनाह भट्टी साहब को पुलिस मुकाबले में मुबैया तौर पे मारने लगे हैं। जिसके बाद ज़ैफर पनाह भट्टी साहब के हक़ में जितने भी इलाके की सियासी शख्सियात थी, जिनमें मखदूम फैसल सालेहात, जिनमें बीबी आबदा जंग की बहुत बड़ी सियासी उनका नाम है वो, उसके अलावा बाकी जितने सियासी लोग हैं, इन्होंने फिर एहतजाज किया और फ़ोन दौड़ाने जो हैं वो शुरू किए और मुबैना तौर पे कहते हैं कि फैसल सालेहात ने बिलावल हाउस फ़ोन किया था और बिलावल हाउस फ़ोन करके ये कहा था कि आप ये पुलिस मुकाबला गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कह के रुकवाएँ, हमारा नुकसान हो जाएगा, ये सियासी हमारी सपोर्ट हैं, ये इस तरह के कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस नहीं है, इनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो आप ये पुलिस मुकाबला रुकवाएँ। और फिर कहते हैं कि उनको निकाला था पुलिस मुकाबले के लिए, लेकिन फिर ऊपर से ऑर्डर आ गया कि पुलिस मुकाबला कैंसिल कर दिया जाए और फिर अदालत से कुछ अरसे बाद ज़ैफर पनाह भट्टी साहब जो है, जितने उन पे FIRs थी, जितने जराइम थे, वो सारे जो है गलत साबित हुए, बरी हो गई, यानी बरी हो गए। जो इस्तगासा है वो साबित नहीं कर पाया और फिर ज़ैफर पनाह भट्टी साहब जो हैं वो बरी हुए और फिर वो अपनी तबई मौत जो है वो मरे हैं, यानी ना को पुलिस मुकाबले में ना किसी दुश्मनी की फायरिंग में। लेकिन आप उन्हें कह सकते हैं कि पंजाब के अकबर बुगटी भी उनको कहा जाता है। अच्छा, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि वही डेरा डारी, वो दुश्मनी, वो निज़ाम, उनका औरा, उनकी पर्सनैलिटी, उनका वो जिस तरह का सियासी कदोकाठ, वो सारा उन्हें पंजाब का अकबर बुगटी भी कहा जाता है। अच्छा, इस लेवल पे उनकी मतलब वो पर्सनैलिटी थी इन दुश्मनी के मामलात में, इन तमाम मामलात में, कि उन्हें पंजाब का अकबर बुगटी कहा जाता था। इसके बाद अगर दूसरे किसी दुश्मनदार की बात करें, वो कौन था? दूसरी स्टोरी जो मेरे ज़हन में आती है, नंबर 2 पे जो आती है, वो आती है शाही ख़ानदान की। इस वक्त MP हैं सफदर शाही साहब, सरगोदा से PMLN के, इनके ख़ानदान की। इनकी दुश्मनी थी पिंडी भटिया के भट्टी ख़ानदान से और कहते हैं कि मुबैना तौर पे दोनों जानब से कुछ 60 से ज़्यादा कत्ल हुए हैं और ये जनरेशन दर जनरेशन की दुश्मनी थी। 60 कत्ल? हाँ, इससे भी शायद ज़्यादा दोनों जानब से, यानी ये ख़ानदानी दुश्मनी चली आ रही थी और दोनों जानब से जिसको मौका मिलता था वो मुखालिफ पार्टी का। और चौधराहट की जंग थी, दुश्मनी की वजह क्या थी? दुश्मनी की वजह ये चूँकि बहुत पुरानी दुश्मनी थी, ये ख़ानदानों, ये प्री पार्टीशन थी, यानी पार्टीशन से पहले ये चलती आ रही थी। तो इसकी एग्जैक्ट वजह आज तक कोई कहता है कि मतलब कोई ज़मीन का मसला था, कोई कहता है कि कोई किसी तरह का और का मसला था, लेकिन एग्जैक्ट आज तक किसी ने नहीं बयान किया कि इनकी दुश्मनी, लेकिन ये बहुत बड़ी दुश्मनी है। आप इसे अगर पंजाब की दुश्मनी में गिने तो नंबर 1-2 पे आती है कि जिस तरह की ये दुश्मनी थी। लेकिन इनकी को गालबन 4-5 साल पहले सुलह हुई है और इनकी सुलह मदीना पाक में हुई है, मस्जिद नबी के अंदर इनकी सुलह कराई गई है और सुलह कराने के बाद ये मामला अब तकरीबन 4 साल हो गए हैं इस तरह का। दोनों अपनी सुलह पर कायम है, दोनों अपनी सुलह पे कायम हैं और जो सुलह कराने वाले शख्स थे उन्हें सोने का ताज भी मस्जिद नबी में पहनाया गया था कि उन्होंने इतना बड़ा फरीज़ा जो है वो अच्छाई का काम सर अंजाम दिया और उन्होंने मतलब ये दुश्मनी के मामला जो है वो ख़त्म कराएं। लेकिन आप इसे पंजाब की दूसरी तीसरी बड़ी दुश्मनी कह सकते हैं। एक आप जिक्र कर रहे थे कि कोई लड़ाई झगड़े के अंदर किसी शख्स की आंखें निकाल ली थी और किसी का सर काट दिया था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये पंजाब ज़िला सरगोदा का एक गांव है, उसकी आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। एक है स्टोरी 80s की और ये एक अर्ली 50s की। ये 2 स्टोरियाँ हैं, एक 80-90s की है। इसमें यह है कि आप अगर यूट्यूब पे आपकी ऑडियंस सर्च करें, आपको एक शायर मिलेंगे फरीद टिवाना के नाम से। वो पंजाबी टिपिकल पंजाबी जंग चिनियोट सरगोदा वाली, उसमें वो शायरी की एक इस्तिलाह है दौड़ा 4 मिसरों की शायरी होती है, उसे दौड़ा कहते हैं। तो उन्होंने जो गाने लिखे और दौड़े लिखे वो इस बेल्ट के, जो जंग से लेके मियाँ वाली तक का बेल्ट है, इसके बहुत बहुत मशहूर सिंगर हैं तालिब हुसैन दर्द जी। और आप उन्हें कह सकते हैं कि उस पूरे इलाके का वो, आप उसे आरिफ लोहार कह सकते हैं, इतने बड़े सिंगर थे। हाँ। यानी कोई बड़ी शादी कोई इवेंट उनके बगैर नहीं होता था। उनके लिए उन्होंने दौड़े लिखे हैं। अब अगर आपकी ऑडियंस यूट्यूब पे सर्च करेगी ना फरीद टिवाना शायरी पोइट्री या फरीद टिवाना सॉन्ग, तो वो आ जाएंगे, ऐनक पहन के वो बैठे हुए हैं, जो उनकी वीडियो थी ये की, और वो अपने जो अशार वो सुना रहे हैं। अब इनका मसला ये होता है कि ये 2 भाई थे, फरीद टिवाना और इनका एक दूसरा भाई था। इनकी रिहाइश थी 92 चक
एक इलाका है सरगोदा से तकरीबन कोई शहर से 15 से 16 किलोमीटर दूर। बानवा चक के साथ ये गांव है बहक मेकन। अब इनकी तलक भी था, आना जाना भी था बहक मेकन का, लेकिन इनके बारे में मशहूर था कि ये डेरादार थे, रसागीर थे और अपने मतलब ज़मींदार थे, जागीरदार थे और टिका के बदमाश थे। अब इन पे इल्ज़ाम ये लगता है कि किसी औरत को इन्होंने छेड़ा था, यानी उससे ज़्यादती की कोशिश की गई। जिसके बाद ये तमाम मामला हुए। मतलब उस एरिया की बानवा चक की या इस एरिया की कोई, और वो फरियाद लेके फिर एक बहक मेकन जो गांव है इनके ज़मींदारों के पास आई थी। जब वो फरियाद लेके इनके ज़मींदारों के पास आई थी तो फिर इन्होंने मुबैना तौर पे फरीद टिवाना और उसके भाई की दोनों आंखें चाकू से निकाल दी थी। दोनों भाइयों की दोनों आंखें चाकुओं से निकाल दी थी। इनके बाद एक भाई इनका जो दूसरा था वो उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन फरीद टिवाना जो है उसके बाद नेचुरल डेथ उनकी हुई है, लेकिन उनकी दोनों आंखें जो हैं वो चाकुओं से निकाल, वो सारी ज़िंदगी अंधेरे हैं। अच्छा, ये तो इल्ज़ाम था। कसूरवार कोई सामने आया? कसूरवार कौन कसूरवार था? वो जो मतलब विक्टिम आप फरीद टिवाना था और जो बाकी मुलजमान थे, ये फिर आपको पता है कि अर्ली 80s 90s में उस वक्त का निज़ाम, कानून, पुलिस, ये किस तरह का निज़ाम चलता था। ज़्यादातर जागीरदारी और डेरादारी इस तरह का निज़ाम था। तो ये जितने मतलब मुलजमान थे ये फिर बाद में बरी हो गए थे, अदालतों की जानिब से छोड़ दिया गया था। जो सर काटने वाली कहानियाँ बता रहे और दूसरी इसी गांव की सेम इसी गांव की कहानी है। किसी गांव के बहक मेकन के लोगों ने एक फ़तेह खान नामी शख्स था, फ़तेह खान अमान, और जिसका गांव का नाम है रज्जावान, मुंबई मेरे ख्याल में गालबन यही नाम है। वहाँ का एक शख्स था फ़तेह खान, और ये बिल्कुल अर्ली 50s की बात है। अब इसके बारे में मशहूर था कि ये भी जिस औरत पे इसका दिल आ जाता था वो औरत इसकी हो जाती थी, फ़तेह खान की। और ये अपने इलाके का सबसे बड़ा डॉन और बदमाश था, यानी कोई किसी की जुर्रत नहीं पड़ती थी जो इसके आगे आए या इससे बात करे या इसके मुखालफत में खड़ा हो। तो स्टोरी ये बताई जाती है कि वहाँ कोई बहक मेकन के जो गांव के लोग हैं, इनके कोई रिश्तेदार थे, तो उनकी किसी लड़की को छेड़ा गया था, उनकी लड़की को छेड़ा गया था। और ये जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ इन्हें ये ताना मारा गया था, आप तो बड़े दिलेर और बदमाश और बहादुर, ये आंखें निकाल लेते हैं आप लोग। हाँ नहीं, ये आंखों वाला तो सीन बाद में हुआ, लेकिन ये शुरू से अच्छा। इस इलाके के जो लोग थे ये दिलेर, बदमाशी, लड़ाई झगड़े इसमें इन्वॉल्व थे। तो इन्हें ये कहा जाता है कि ताना मारा जाता है औरत की जानिब से, आप क्या लेने आए हैं, हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है और आप जो हैं वो कुछ भी नहीं कर ले, आप हमारे यहाँ तब आइएगा जब आप हमारा बदला ले लें। हाँ। फिर ये मामला चलते रहे और ये लोग जो हाथ में लगे और बैठे रहे। फिर कहते हैं कि एक दिन ज़िला उस वक्त क्योंकि जो सवारी होती थी वो या तो अक्सर लोग पैदल जाया करते थे शहरों की जानिब से, या घोड़ा टांगा इस्तेमाल करते थे, घोड़े टांगे पे वो लोग सफ़र करते थे। तो कहा जाता है किसी बानवा चक के एरिया में जहाँ के ये फरीद टिवाना लोग थे, इसी एरिया में ये लोग चूँकि ये रजा अवान मेरे ख्याल में तहसील साहिवाल में पड़ता है। तहसील, अब ऑडियंस को ये भी बता दें कि सरगोदा की एक तहसील भी है साहिवाल, एक तो साहिवाल ज़िला है, एक तहसील है सरगोदा की साहिवाल। यह तहसील साहिवाल में पड़ता है और कहा जाता है मुबैना तौर पे कि वो जिस बंदे का सर उतारा गया था, जिसे कत्ल किया गया था, ये घोड़े तांगे पे सरगोदा शहर गया हुआ था। शहर से वापसी पे इससे घात लगाई हुई थी इन लोगों ने, इस इलाके के लोगों ने। घात लगाने के बाद इसको जब रोका गया तो कहा जाता है कि ये भागा और भागने के दौरान इससे वार किया गया था कुल्हाड़ी से, ये जिस चीज़ पे, और उसकी गर्दन उतार ली गई थी। अच्छा, एक ही बार में गर्दन उतार? मतलब इसकी गर्दन उतार ली गई थी और गर्दन उतारने के बाद सिर्फ जो इसकी लाश है, जिस्म है, वो वापस किया गया था, गर्दन वापस, सर वापस नहीं किया गया। और गर्दन सामने रखी थी उस औरत की? उस औरत के सामने गर्दन रखी थी कि ये लें जी, आपका दुश्मन हमने कर, हाँ, इंसाफ आपका हो गया। आपका इंसाफ हो गया। ये इस इलाके की, मतलब इस इलाके की 2 स्टोरीज़ हैं पुरानी, और बाकी ये जो दुश्मनियाँ मैंने आपको बताई हैं। और अगर आप रैंक करते हैं नंबर 1, और जो इस इलाके के लोग हैं वो जानते हैं डेफिनेटली कि राज आफत बना भट्टी जो हैं वो, और ये राज आफत बना भट्टी मैं फिर अपनी ऑडियंस को बता दूं, ये वही हैं इनके रिश्तेदार खान साहब के दौर में राज तैमूर भट्टी साहब जो हैं वो वज़ीर खेल रहे हैं। और उनका बड़ा वो मशहूर वाक़या भी हुआ था कि वो गोल्ड मेडलिस्ट जो जेवलिन थ्रो वाले अरशद साहब हैं, अरशद नदीम साहब, उनको उन्होंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया और उसको 25 लाख का इनाम दिया, और ये बात बड़ी मीडिया पे पजीर आई हुई थी इस चीज़ की। ये रिश्तेदार थे उनके। अच्छा। और इनका तल्लुक टाली भट्टियाँ से,
टाली भट्टियाँ बेसिकली झंग में पड़ता है, लेकिन वो सारे मामलात सरगोदा के हैं। फैसल शफकत भट्टी का इलाका मंगू वाली भट्टियाँ हैं, और इनका हार्डली कोई जो फासला है वो 10-12 के 5-7-10 किलोमीटर इसी रेडियस में ये लोग। अच्छा, सरगोदा के अंदर किस किस तरह के क्राइम होते हैं ज़्यादा जो रिपोर्ट होते हैं? सरगोदा में सबसे ज़्यादा जो क्राइम है मेरे ख्याल में ये दुश्मनी वाला है, कत्ल है। अच्छा। कत्ल, और कत्ल के बाद आप मंशियात फरोशी कह सकते हैं। लेकिन अगर नंबर 1 पे आप सरगोदा के क्राइम को रेट करें तो नंबर 1 पे कत्ल है, क्योंकि हर इलाका, आप जिस तहसील में चले जाएं, तहसील कोट मोमिन, आपको मैं मज़े की बात बताऊं, ये पिछले दिनों की बात है, कुछ साल डेढ़ मतलब हुआ है कि वहाँ एक इलाका है लक मोड़, सरगोदा तहसील उसकी सरगोदा ही है, लक मोड़ इलाका, वो एक ऐसा इलाका है कि जहाँ 1 महीने में एक कत्ल लाजमी होना है। किस बात पे? लड़ाई झगड़े और डेरादारी और दुश्मनी और चुतराहट की बुनियाद पे। अभी पिछले दिनों 2 कत्ल हुए थे कि वो लोग पेशी से, अदालत से पेशी पे वापस जा रहे थे। उन्होंने मुबैना तौर पे जो बंदा पेशी पे गया हुआ था वो 324 का मुलजिम था। ये लोग वापस जा रहे थे अपने मतलब घर की जानिब से, तो इनको 56 शुमाली के 55 शुमाली एक एरिया आता है, झाल चक्कियाँ, बड़ा मशहूर एरिया, झाल चक्कियाँ क्रॉस करके वहाँ पे इनकी गाड़ी पे फायरिंग होती है और 2 बंदे वहाँ पे वो उनकी डेथ हो जाती है। उसके बदले में फिर सेम इसी तरह हुआ है कि अदालत से बंदे निकले हैं और उन्हें अजीज़ भट्टी टाउन के करीब उन पर फायरिंग होके उनका बदला लिया गया था और फिर बंदे मारे गए थे। अब सरगोदा का जो एरिया है वो उस तरह से डेवलप नहीं है जिस तरह से लाहौर या इस्लामाबाद या फिर फैसलाबाद, जहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अवेयर होते हैं। अब हमने देखे कि इन इलाकों के अंदर हनी ट्रैप के काफ़ी वाक़यात होते हैं, लोगों के साथ स्कैम किए जाते हैं। सरगोदा में ऐसे वाक़यात आपके सामने आए? सरगोदा में आपको मैं सबसे बढ़िया स्टोरी सुनाता हूँ। सरगोदा, एक तो राय है कि सरगोदा इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, सरगोदा बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अच्छा। वो आपको आप कह लें कि आज से 10 साल वाले सरगोदा को आज के सरगोदा के साथ आप कंपेयर करें तो बहुत मॉडर्न है, लेकिन दही इलाकों में दुश्मनियाँ भी हैं। आपको जो आज मैं मेन स्टोरी बताने लगा हूँ वो शायद स्टोरी आज तक किसी ने नहीं बताई और किसी को नहीं पता कि ये स्टोरी कहाँ से चली है। ये फाइनेंशियल स्कैम की स्टोरी आपको मैं बताता हूँ। अच्छा। आपको शुरू में मैसेजेस आते होंगे शुरू में कि आपका इतना नाम निकला है, जहाँ से ये स्कैम का आगाज़ हुआ था, और ये गालबन 2013-14 की बात है, ये आपसे 1 साल डेढ़ पहले, कि सबसे पहले जो स्कैम निकला था वो निकला था कि आपका इतना इनाम निकला है। उस इनाम के बदले आपको कॉल की जाती थी और सादा लोग जो हैं वो मतलब जब कॉल पे बात करें आपका 50,000 का इनाम निकला है, लेकिन आपको 500 का लोड करवाना पड़ेगा। इस तरह की शायद में भी कॉल्स आपको भी आए, रजिस्ट्रेशन, और ये इस मामले का आगाज़ सरगोदा से हुआ। अच्छा। सरगोदा के तकरीबन 13-14 किलोमीटर 15 के रेडियस में एक इलाका था बानवा मोड़ से, और उसके अलावा उसके साथ तहसील सिला वाली के 2-4 गांव हैं, वहाँ से इस मामला का आगाज़ हुआ कि ये स्कैम वहाँ से उठा है। आज तक किसी ने नहीं पकड़े गए। उन लोगों के आप पकड़े जाते हैं लेकिन फिर वो पैसे दे दिला के मामला सेट करके लोग बाहर आ जाए। वहाँ से ये स्कैम का आगाज़ हुआ है। और आज जो आपको ATMs की कॉल आ रही हैं, आज जो आपको आती हैं कॉल्स लोगों को कि आपका व्हाट्सएप को हैक कर लिया जाता है, व्हाट्सएप को और बैंक अकाउंट को, इन तमाम के अगर ताने बाने आप मिलाएं तो इस सरगोदा के एरिया यानी फाइनेंशियल स्कैम का ये आगाज़ सरगोदा में हुआ था। अच्छा, और कैसे कैसे स्कैम होते हैं? ये मैं आपको, ये बहुत बड़ा स्कैम है कि सबसे पहले इजी लोड वाली बात आई। इजी लोड से मामलात, और जो आपके सरगोदा पे वीज़ा पे पाबंदी लगी हुई है, सरगोदा पे दुबई के वीज़े की पाबंदी है। अच्छा। जो लिस्टें जारी की थी इसने दुबई की गवर्नमेंट ने, UAE की गवर्नमेंट ने, उसमें से सरगोदा था, उसमें से फैसलाबाद था। सरगोदा वाले वहाँ जाकर मांगते नहीं हैं। यही फाइनेंशियल स्कैम वाला मसला है कि दुबई में बैठ के इन लोगों ने लोगों को ट्रैप किया। अच्छा। दुबई में बैठ के वहाँ पे फेक कॉलिंग्स करनी कि हम शुरते हैं, आपका ये मसला है, या हमारे पास ये कंपनी है, तो आप जो हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अब ये ओमान में आजकल बहुत सीन इन है कि ओमान में आपको कॉल आएगी कि हमारी ये कंपनी है, तो हमें एक बंदे की, इनके पास डेटा होता है, हमें एक बंदे की ज़रूरत है, और ज़रूरत मतलब है तो आप ऐसे करें कि जॉब बड़ी अच्छी आपको ऑफ़र कर देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1000 दिनार वहाँ पे ओमान में कमा रहे हैं, ठीक है, और 1000 रुपये का एक दिनार बनता है, या 500 कमा रहे हैं, ये आपको 1200 ऑफ़र करेंगे, 1300 ऑफ़र करेंगे, 1500 ऑफ़र करेंगे कि लालच हो कि ये आपको जॉब है। अब बंदा खुश हो जाता है कि मुझे ये ऑफ़र की। उसके बदले में क्या मांगते हैं? पासपोर्ट की तस्वीरें, उस तस्वीरों पे सिम्स निकालते हैं
और कहते हैं कि ज़्यादा फ़ीस नहीं है, 10 के 15 दिनार या 20 दिनार या 30 दिनार आपकी फ़ीस है रजिस्ट्रेशन। और सिम का क्या करते हैं? ठीक है, और उस सेम से फेक कॉल्स करते हैं लोगों को। कोई शुरता बन के कॉल कर रहा है, तो कोई जो है वो और मामलात को देख के कॉल कर रहा है। मतलब तरह तरह की फाइनेंशियल जो क्राइम्स इन्होंने अपनी नीश बनाई हुई होती है कि इसने इस नीश को डील करना है, इसने इस नीश को डील करना है। तो ये और ओरिजिन जो है वो सरगोदा के लोग हैं। ओरिजिन मैं कहता हूँ कि इसका अब तो खैर पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है ना। अब तो लाहौर कितना बड़ा शहर है, आप जानते होंगे कि लाहौर में कितने फेक कॉल सेंटर्स चल रहे हैं। कॉल सेंटर्स के अंदर जो कुछ हो रहा है। मेरे साथ भी वाक़या हुआ। मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, ये बात है कि जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई तो मैंने कहा कि लाहौर में जाता हूँ, तो लाहौर में जॉब शॉप का सीन करते हैं। तो लाहौर में अब मैं लाहौर आ गया कॉल सेंटर की जॉब पे। अच्छा, क्या होता है कॉल अच्छा, सेंटर की, बताएं। कॉल सेंटर की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। मैं आगे जी, मैंने ऑनलाइन इनका ऐड देखा, मैंने अप्लाई कर दिया। ये रमज़ान का ही महीना था। पहली रमज़ान को मैं लाहौर इंटर हो गया। अब दूसरे रमज़ान को मैंने जाना था गुलबर्ग। हफीज़ सेंटर के सामने एक हफीज़ मतलब प्लाजा है, उसका मुझे याद नहीं, लेकिन है वो भी हफीज़ के नाम से, अल हफीज प्लाजा। अल हफीज़ प्लाजा। उसकी 3rd फ्लोर पे ये कॉल सेंटर था, और BK समथिंग इसका नाम था। मैं अब आ जाता हूँ यहाँ पे जॉब करने। मैंने आके इंटरव्यू दिया। मुझे याद है कि गुलबर्ग से आया, रोज़ा लग गया, मैं सॉरी अली टाउन से मैं आ रहा हूँ, गुलबर्ग में आया, इंटरव्यू दिया, और पहले दिन ही उन्होंने मुझे कहा, मैंने कहा जी कब से ज्वाइन किया, इंग्लिश में कॉल सेंटर था। मैंने इंटरव्यू दिया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया। उन्होंने कहा, मैंने कहा जी कब से ज्वाइन करना है। तो वहाँ पे जो उनकी HR बैठी हुई थी, एक बड़ी खूबसूरत खातून उन्होंने बैठाई हुई थी, वो लड़की मुझे कहती हैं कि सर आप तो आज से 9 बजे से ज्वाइन करें। और क्या स्किल्स क्या दिखते थे, मतलब ठीक है, ये स्किल्स skills इंग्लिश बोलनी होनी आनी चाहिए, इंग्लिश अच्छा, बोलनी आनी चाहिए, अच्छी इंग्लिश फ्लुएंट बोलनी, इंग्लिश हो। फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए। अब मैंने कहा जी ठीक है, मैं तो खुश हो गया। घर भी कॉल्स कर दी कि जी जॉब हो तनख्वाह गई। कितनी दे रहे थे? अच्छा, तनख्वाह दे रहे थे, उन्होंने मुझे कहा कि 40,000 आपको तनख्वाह देंगे। बेसिक सैलरी बेसिक, और ये बाकी 2021 की बात है, जैसे ही मेरी डिग्री कंप्लीट हुई मैं आ गया था। अच्छा, उन्होंने कहा कि आपको 40,000 सैलरी देंगे, और पर सेल्स आपका कमीशन जो है वो इंसेंटिव आपको मिलेगा। वो 15,000 रुपया होगा, या इससे बढ़ भी सकता है, लेकिन मिनिमम 15,000 रुपया पर सेल आपको कमीशन। और मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि अगर मैंने महीने में 5 सेलें भी कर ली तो मैं तो लाख को टच करूंगा, ये बेसिक सारा कुछ जो है वो इकट्ठा करके। सेल करना क्या होता था? अच्छा, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। उन्होंने कहा कि आप रात 9 बजे से हमारे ऑफिस टाइमिंग है, आप आ जाइए। मैं नीचे उतरा, मैंने खैर बेसमेंट में नमाज़ पढ़ी, असर की नमाज़ पढ़ के वापस घर, कॉल की जॉब हो गई है, वापस अपनी रिहाइश पे गया। रिहाइश पे जाने के बाद मैं 9 बजे गुलबर्ग पहुँचा। मैं पहुँचा हूँ, मैं अंदर आया हूँ, तो सबसे पहले उन्होंने मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे से ले लिया कि सर ये मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है, ये आप इधर रखते, इधर डिस्पैच। मैंने ठीक है जी, मोबाइल फ़ोन रख दिए। अब मुझे एक स्क्रिप्ट पकड़ाएगी। अब स्क्रिप्ट मैंने जब पढ़ी तो मुझे पता चल गया कि ये तो काम 2 नंबरी का, यानी हाय दिस इज़ मार्क, आई एम फ्राम TNT। उसको वो को था कोई डिश TV का स्कैम था कि आपने बोलना है कि ये चैनल, ये सेटेलाइट चेंज हो गई हैं, तो आप काइंडली अपने डिश TV के कार्ड की एक्सेस हमें दें, ताकि हम आप मामला जो हैं वो चैनल दोबारा से चला सकें। उसमें अब $50 है, $100 है, $200 है, वो आपने हड़प कर जाना है। जैसे ही उसने आपको कोड देना है, एक्सेस देनी है, आपने वो निकाल के कोई सर्टन बैंक अकाउंट उसमें ट्रांसफ़र कर देने। अब मैं बैठा हूँ और स्क्रिप्ट पढ़ते साथ ही मैंने जब लोगों की कॉल्स देखी हैं, कोई एक दफ़ा मैक्स बता रहा है, तो दूसरी दफ़ा नाम अपना एलन बता रहा है, फिर एलन से वो अपना नाम ब्रूसवेल बता रहा है। और वहाँ पर कितने लोग बैठे हुए थे? ऑलमोस्ट को 35 से 40 लोग। और मज़े की बात बताऊँ कि पढ़े लिखे यंग नौजवान, यंग लड़कियाँ, वो लोग जनाब बैठे हुए हैं। एक सेल्स टीम बैठी हुई है, एक इंग्लिश वाले बैठे हैं और एक उर्दू वाले बैठे हैं। उर्दू वाले वो हैं जो टारगेट कर रहे हैं सिख कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी को, पाकिस्तानी कम्युनिटी को, बंगालियों को और श्रीलंकन कम्युनिटी को, जिनको थोड़ी बहुत हिंदी उर्दू आती है। और वो कर रहे हैं, पाकिस्तान में नहीं कर रहे हैं, इंडिया में नहीं कर रहे, UK, USA, कनाडा, अच्छा, ओवरसीज जो है। ओवरसीज़ को बैठ के कर रहे हैं कि आपको हम ये फैसिलिटी, मैं फ़लाने इंश्योरेंस से बात कर रहा हूँ, मैं मैकडोनल्ड्स वालों से बात कर रहा हूँ, आपकी ये जो है आप गए थे पिछले हफ्ते मतलब वहाँ पे मैकडोनल्ड्स पे, तो ये आपको कूपन निकला डेटा है। कैसे मिलता है कि कोई पिछले हफ्ते गया है या नहीं गया? कूपन? टोटल झूठ। आपके पास हाँ एक सर्टन तरीक़ाकार इलीगल, आपको पता है कि कैसे कैसे डाटा इनके पास। सिर्फ US, UK, ओवरसीज़ का सिटीज़न, उनका चाहे वो नेटिव हैं चाहे वो ओवरसीज़ हैं, उनका इनके पास डेटा आ जाता है, नंबर आ जाता है, नाम आ जाता है। उससे इन्होंने कॉल करके अब खुद चीज़ें जो है ना वो इस जानब लेके जानी होती हैं कि हम इसको किस तरह ट्रैप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो गोरे हैं इनको पता नहीं चलता? अभी आप देख लें कि अगर रिपोर्ट देख लें जो US की, कि कितने बिलियंस डॉलर्स की सालाना इंडियन जो है वो स्कैम करते हैं। ऐसी है। इवन अब मेरे एक दोस्त का कॉल सेंटर है और वो रियल कंपेन कर रहे हैं ट्रक डिस्पैचिंग के हवाले से।
तो वो भी जब बता रहे थे कि हम अपना रियल काम कर रहे हैं, हम ट्रक डिस्पैचिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हम कॉल करते हैं हमारे सेल्स, तो सम टाइम वो अगर एक्सेंट वो पकड़ा जाए तो वो कहते हैं कि तुम इंडियन स्कैमर्स हो। ठीक है, अच्छा मैं आपको अपनी स्टोरी बता रहा था। मैंने जैसे ही भट्ट साहब स्क्रिप्ट पढ़ा, मुझे समझ लग गई कि ये काम तो 2 नंबरी का है। अब एक बंदा साफत पढ़ के आया, एक बंदा ये लेके आया कि यार मैंने तो इस फील्ड में जाना है, खैर आर्जी तौर पे जॉब कर लेता हूँ, मॉरल्स अपने सेट किए हुए हैं कि सच बोलना है, ये करना है। वो जब मैं इस ट्रैप में फंसा तो मैं तो हैरान रह गया कि यार ये क्या सीन हो गया की मेरे कोई साथ। गोल ये क्या ना, मैं आपको बताता हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि आपको पहले स्क्रिप्ट याद करना पड़ेगा, स्क्रिप्ट याद करने के बाद आप जो है ना वो उसके बाद आपको डायलिंग पे बिठा देंगे। अब मैंने उसी वक्त माइंड बना लिया था कि अगर मैंने स्कैम ही करना होता, जो पहले मैंने आपको स्टोरी बताई है वो अपने एरिया वाली, वो मेरे घर से तकरीबन आप कह सकते हैं कि कुछ 6-7 किलोमीटर के फासले पे वो एरिया सारा आता है, तो मैं वहाँ ना कर लेता। वहाँ की भी आपको स्टोरी बताता हूँ कि मैं एक बेकरी पे खड़ा था और मेरे सामने वो बैंक अकाउंट के लिए कॉल कर रहा था, और लिटरली वो लोग आर्ट्स पढ़े हुए हैं, कोई किसी ने मैट्रिक भी नहीं की हुई, और वो आपको कॉल बातों में करेंगे, आ जाते हैं। और वो आपको कॉल करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि ये बंदा जो है इसने MBA मार्केटिंग की हो। इस लेवल की उनकी कन्वर्सेशनल मतलब स्किल्स हैं, जिस पे लोगों को ट्रैप करते हैं कि मैं हेड ऑफ कराची से बात कर रहा हूँ, आपका ATM बुला कर दिया गया। जिस तरह आप लोगों को रैंडम आप लोगों को पता चल रहा होगा जिनको कॉल्स आती हैं कि आपका ATM बुला कर दिया गया, तो आप जो हैं वो हमें अपना पिन कोड बताएं, ये बताएं। अच्छा, यहाँ मैं अपनी ऑडियंस की अवेयरनेस के लिए, अभी मेरे फादर के साथ हुआ है 2 हफ्ते पहले, उनको एक कॉल आती है सुबह सुबह के टाइम, ऐसे टाइम पे कॉल करते हैं जब बंदा जो है वो ज़्यादा गौर से चीज़ को ना देखे। उनको कहा गया कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स आए हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स रिसीव कर लें। अब मेरे फादर को लगा कि शायद मेरी बहन के कोई डॉक्यूमेंट्स आए हैं। उन्हें कहते हैं कि आपको हमने एक OTP भेजा है, वो OTP हमें कंफर्म कर दें ताकि कंफर्म हो जाए कि ये आपकी ऑर्डर है, आप लेने आएँ या आप मुझे बता देंगे आप लेने नहीं आ रहे। अब फादर को लगा कि क्योंकि बहन का है, फादर ने OTP बता दिया, साथ ही व्हाट्सएप जो है हैक हो गया। अब हैक होने के बाद मेरी पूरी फैमिली जो पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी, उसको कहा गया कि मुझे फ़ौरी तौर पे पैसे बहुत ज़रूरी चाहिए और 50,000 मुझे अकाउंट में भेज दो। अच्छा, मैं भी उनके साथ जो है वो स्कैम करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं उन्हें कह रहा हूँ ठीक है मैं भेज दूँ, तुम मुझे नंबर भेजें किस पे भेजने हैं। तो आगे से आया कि जैस कैश पे भेज दें। मैंने कहा नहीं, मैं HBL पे भेजूँगा, मुझे बैंक अकाउंट दें। नहीं, HBL का अकाउंट नहीं क्योंकि है, वो ट्रांजैक्शन वो पकड़ी ज़ाहिर जानी है है। ट्रांजैक्शन पकड़ी जाएगी। मैंने कहा फिर घर आकर ले जाए, मैं घर से आपको दे देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह का सीन है आपका व्हाट्सएप। आप इवन देखें कि आपका अगर कोई दोस्त है ओवरसीज़, ख़ास तौर पे अगर वो यूरोप में है, तो वो जैसे यूरोप में एंटर होता है वो 2-4 वीडियोस लगाता है तो उसके नाम की फेसबुक ID फेक क्रिएट हो जाती है, ऐसे ही है। और वो फ़ौरन आपको आपके दोस्तों को मैसेज कहेंगे। और का तरीका वारदात भी आपकी ऑडियंस को समझा दूँ, तरीका वारदात उनका ये है कि वो आपको कहेंगे कि यार मेरे पास पैसे हैं, मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकता, मैं तुम्हें ना ये ₹1,00,000 सेंड कर रहा हूँ, ये तुम अपने पास रखो, इस्तेमाल करो, चाहे जब मैं वापस आया मैं तुमसे ले लूँगा। जब आपको एक फ़ेक मैसेज भेजेंगे, अब लोग क्या करते हैं, हम चूँकि बहुत जल्दी वाली कौम है, हमने कभी पूरा जो है वो जांच पड़ताल करने की कोशिश नहीं की। लोग कभी भी ऐसे नहीं करते कि वो इसको पूरी डिटेल चेक देख लें, करेंगे असल चेक में पैसे करेंगे आए कि भी हैं या पैसे नहीं हैं। हैं। वो आपको पूरा बैंक वाला मैसेज भेज देंगे कि आपके पैसे आ गए, फिर आधे घंटे बाद आपको कह देंगे कि घंटे बाद वो यार ₹10,000 की ज़रूरत पड़ गई है, फ़लाने अकाउंट नंबर पे ना भेज दो, तो बाकी तुम अपने पास रखो। अब आप क्या करते हैं, आपके अकाउंट में जो कोई पैसे पड़े हैं हाँ, तो आप चुप करके जो है ट्रांजैक्शन कर देते हैं, और जब आपको मैसेज होता है कि 10,000 आपने डिटेक्ट हुए हैं, आप अपना जाके बैंक अकाउंट जो अपना इजी पैसा जायज़ का देखते हैं तो आपके पैसे आए नहीं होते, हाँ। और फिर आप इस स्कैम में फंस जाते हैं। मेरे एक दोस्त के नाम पे फेसबुक ID बनाई गई और तकरीबन कुछ ₹4,00,000 लोगों से वसूल किया गया, अच्छा, और ये तरीका वारदात है। और इसके आप ताने बाने अपनी में, कहानी पर वापस आएँ कि अच्छा जब मैं स्क्रिप्ट अपनी, आपको मिल मुझे गई। स्क्रिप्ट प्रोवाइड की गई, हाँ, और फिर मैनेजर बड़ा ऑनेस्ट आदमी था, उसने मुझे आते साथ जब स्क्रिप्ट दी गई और 2 मिनट गुजरे, उसने कहा, इस हवाले से ऑनेस्ट कह रहा हूँ कि भाई ये स्कैम है। उसने मुझे स्ट्रेट अवे बता दिया, मैं भी समझ गया कि ये स्कैम है। उन्होंने कहा भाई ये स्कैम है, हम लोगों को लूटते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि महीने के 2 लाख निकालते हैं या 10 लाख निकालते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। अब मैं कुछ 10-15 मिनट गुजारे, मैं एग्जॉस्ट हो गया अंदर से कि मैं यहाँ से निकलूँ। दिल नहीं माना। मैंने कहा जी मैंने नमाज़ पढ़नी। उनने कहा जी जाए नमाज़ पढ़ी है, लड़का ले आता है इधर ही पढ़े। मैंने कहा नहीं जी, मैंने नीचे जो बेसमेंट में मस्जिद है जहाँ असर की नमाज़ पढ़ी थी, इंटरव्यू से पहले मैंने वहाँ पे नमाज़ पढ़नी। उनने कहा नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो मुझे रोक के रख रहे हैं कि पता नहीं कौन बाहर था, जाके बताना बता न दे। उन्होंने मुझे बड़ा रजिस्ट किया। मैंने कहा यार खुदा से डरें, मैंने नमाज़ पढ़नी है, मैं आ रहा हूँ वापस, अभी तो मैंने ज्वाइन किया, मैंने क्या करना है। खैर मैंने बड़ी मुश्किल से उनसे अपना फ़ोन वापस लिया, बेसमेंट से बाहर निकला, दफ्तर से बाहर निकला, मैंने एक कज़न को कॉल की। मैंने कहा कि मेरे बड़े कज़न जो हैं, मैंने कहा कि भाई ये सीन है,
तो आप बताएं मुझे। उन्होंने फ़ौरन कहा कि निकलो यहाँ से। मैंने कहा मेरा तो दिल नहीं मान रहा, लेकिन अब मैं क्या करूँ कि घर तो बता के जॉब होगी। उन्होंने कहा गोली मारो जॉब को, ठीक है तुम यहाँ से निकलने की कोशिश करो, कुछ भी हो सकता है। मैं वहाँ से निकला और अगली मज़े की स्टोरी कि मैंने इन ड्राइव पे ये क्रीम, उस वक्त क्रीम थी मेरे ख्याल में, मैंने क्रीम पे बाइक जो है ना राइड बुक करवा ली और साथ में कज़न से ना फ़ोन पे बात भी कर रहा हूँ। तो हम कनाल रोड पे जा रहे हैं, तो जब मेरी कॉल कोई 10 मिनट बाद ख़त्म हुई तो मुझे बाइक वाला कहता है कि आप कॉल सेंटर की जॉब पे गए थे। मैंने कहा जी मैं गया था। कहता मैंने भी 4 साल की है। मैंने भी, वो मुझे बाइक वाला कहता है कि मैंने भी 4 साल की है इसी कॉल सेंटर इसी कॉल सेंटर। कुछ स्कैम, मतलब इसी तरह का कुछ स्कैम था। क्या उसने मुझे फिर अपनी स्टोरी बताई। मैं सीए कर रहा हूँ हाँ। और मुझे 7वां के 8वां साल है और मेरे से क्लियर नहीं हो पा रहा था। अब आके मामलात मेरे हुए कि इस साल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। वो कहता है कि मैंने दो उस दौर में 2021 की बात करूँ, 2-2.5 लाख 3 लाख 4 लाख पर मंथ कमा रहा था इसी स्कैम से। और मैंने हफ्ते इतवार को, जब इनकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, तो मैंने गाड़ी रेंट पे लेके ये डीएचए वाली साइड पे, एयरपोर्ट वाली साइड पे निकलना, याशी करनी। जब मैं दूसरी तीसरी अटैम्प्ट में सीए में फ़ेल हुआ ना, तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूं अपने साथ। उसके बाद मैंने तौबा की, अल्लाह से माफ़ी मांगी और अभी मैं ये मेहनत मजदूरी के पैसे कमा रहा हूँ और बाइक चला रहे हैं। मैं अब बाइकिया चला रहा हूँ, लेकिन मैंने ये हराम का काम छोड़ दिया। खैर उसके बाद मेरे उस वक्त चूँकि ताज़ा डिग्री कंप्लीट हुई थी, कुछ आफत में भी इतने लिंक्स नहीं थे। मैंने 1-2 दोस्तों को अप्रोच किया था कि ये कॉल सेंटर है, ये यहाँ पे फेक चल रहा है, आप इस पर एक्शन लें, लेकिन किसी ने एक्शन नहीं लिया कोई होगा। एक्शन नहीं लिया। ऐसे ही है। और अब अभी भी लाहौर में चले जाएं, 10 में से, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, 10 में से 6 कॉल सेंटर फेक है। ऐसे ही है, मंथली सेट होती है मुबैना तौर पर। मुबैना तौर पे मंथलियाँ सेट होती हैं, 10 में से 6 कॉल सेंटर। और उसकी वजह से पाकिस्तान की वो बदनामी इंटरनेशनल लेवल पे मैंने कई पॉडकास्ट किए हैं इसके ऊपर, लेकिन कोई आज तक कोई मुझे एक दिखा दें कि ये इतना बड़ा। अभी ये कम्बोडिया जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मेरे एक दोस्त के पास कुछ अर्सा पहले एक सेल्स एजेंट आए, वो भी कंपेन कर रहे थे यूएस की मेडिकल की। तो उन दिनों में उनके ऑफिस ना विज़िट करने गया हुआ था, तो हम लोग बैठे थे, तो उसने इंटरव्यू के लिए आया, सीवी सामने रखी है, तो उसमें 3-4 कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस, कम्बोडिया का एक्सपीरियंस था। मैंने कम्बोडिया का मैंने बुला लिया। मैंने कहा भाईजान बात सुनी तरह, कम्बोडिया में आपका एक्सपीरियंस है? तो कॉल सेंटर कहते हैं हाँ। मैंने कहा कितनी, मतलब फेक कंपेन थी? स्ट्रेट अवे पूछा। उन्होंने कहा जी फेक कंपेन थी। तो कम्बोडिया में इस वक्त इंडियन पाकिस्तानी इनको वीज़ों को लालच दे के वहाँ पे जबरी तौर पे इनसे मुशक्क़त के तौर पे कॉल्स करवाई जाती हैं। और अभी कम्बोडिया की गवर्नमेंट ने भी उस पर एक्शन लिया था और लोग पकड़े गए थे। और मुबैना तौर पे सारे यूएस कनाडा यूरोप में भी, यूके आप कर लें, जहाँ जहाँ इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग जितने भी लोग हैं उनको टारगेट किया जाता है, ख़ास तौर पे कनाडा और यूएस को। और कोई 20-25-30 बिलियन डॉलर पर ईयर लूटर जाता है। आपको मज़े की बात बताऊं, इतनी हमारी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं है सालाना पाकिस्तान की, जितनी इंडिया, सिर्फ इंडिया स्कैम करता है पर ईयर, सिर्फ यूएस। अब ये हमारे सामने सारी ऑप्शंस हैं ना कि आपने रिस्क हलाल कैसे कमाना है या आपने हराम काम करना है। और फिर जैसे आपने बताया कि उसको 8 साल हो गए हैं, उसका सीए कंप्लीट नहीं हो रहा। नहीं हुआ। हराम अगर कोई कमाता है ना, वो निकल जाता है किसी ना किसी तरीके से। ये देखें, 2 चीज़ें, पैसे की लत जो है ना इंसान को, और अभी ख्वाहिशात जो हैं वो, मैं पता नहीं आप लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। इमरान खान साहब कहते हैं एक बात कि ख्वाहिशात के पीछे अगर ज़िंदगी गुजारोगे तो कभी सेटिस्फाइड नहीं होगे, और अगर ज़रूरियात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे तो तुम हमेशा मुतमइन रहोगे। जब ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती इंसान की, ज़रूरियात जो हैं वो, आपको पता है कि मुझे 4 टी शर्ट्स चाहिए गर्मियों के लिए, 5, मुझे 3-4 जीन्स चाहिए, 2-4 सूट चाहिए, अल्लाह खैर। लेकिन जब आप ख्वाहिशात के पीछे जाओगे तो आप कहेंगे कि डेली ब्रांड का नया सूट होना चाहिए, डेली ब्रांड की नई शर्ट होनी चाहिए। जब ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आ जाती हैं, फिर आप गलत रास्ते पर पे चलते हैं। और वो आपको याद है बहुत बड़ा वाक़या हुआ था, वो कराची का, जो एक लड़का मारा गया था लड़की के पीछे, और मुबैना तौर पे उनका भी फेक कॉल सेंटर वाला सीन था। मुस्तफ़ा आमिर का केस, जिसके अंदर अरमगान का कॉल सेंटर सामने आया था। तो ये सीन है बड़ा ऐसी है। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी इन्फॉर्मेशन दी हमारी ऑडियंस को, अवेयरनेस हमने आज के पॉडकास्ट में दी। अब उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस जो है वो इन चीज़ों को देखे और किसी भी तरह से ट्रैप ना हो इस जाल के अंदर, ये जो एक गंदा जाल है। इंशाल्लाह।
दोस्तों आज के पॉडकास्ट में तो हमने कॉल सेंटर फ्रॉड से लेकर सरगोदा में किसकी किससे दुश्मनी है और इस दुश्मनी के नतीजे में कौन कब कत्ल हुआ, ये तमाम हकाइक आपके सामने रखे। अगले पॉडकास्ट में अगर सरगोदा के हवाले से आप कोई भी कहानी जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें।